क्रिस की नजर विंडो के बाहर जाती है और उसे वहाँ एक ब्लैक शैडो जैसी फिगर दिखाई देती है कि आज भी उस जगह का एक पेड़ टॉर्चर ट्री के नाम से जाना जाता है। क्रिस की नजर रूम में एक कोने पर पड़ जाती है और उसी रात क्रिस अपने रूम में अपने घुटने आगे रखकर और हाथ सामने रखकर उस एंटिटी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसकी शुरुआत सितंबर 1984 से होती है और ये पूरा इंसिडेंट दिसंबर 1985 तक चलता है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है क्रिस डायसेज़ेर। क्रिस बचपन से ही रनिंग में काफी ज्यादा अच्छा था और उसे रनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा उसके डैड ने एनकरेज करा था, वीटो डायसेज़ेर। 3 सितंबर 1985 को क्रिस स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जेनेसियो में ट्रैक एंड फील्ड स्कॉलरशिप पर अपना कॉलेज शुरू करने आता है एज अ फ्रेशमैन। कॉलेज पहुंचते क्रिस को कैंपस के एक रेजिडेंस हॉल में एक रूम अलॉट होता है, एरी हॉल, और इसी बिल्डिंग के एक रूम CTD1 में वो शिफ्ट होता है। उसके रूममेट का नाम था पॉल और उसके बगल वाले रूम में था जेफ उनगर, जिसे फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक था और हर एक इंटरेस्टिंग चीज को कैमरा में कैप्चर करने की आदत रखता था। धीरे धीरे क्रिस की दोस्ती क्रेग और लिंडा से भी हो जाती है और देखते ही देखते इन सब का एक छोटा सा क्लोज फ्रेंड ग्रुप बन जाता है। क्रिस काफी ज्यादा फ्रेंडली नेचर का था, उसे ज्यादा देर नहीं लगती थी किसी से बात करने में, इसलिए उसकी दोस्ती भी काफी जल्दी हो गई थी और ऐसे ही धीरे धीरे उसने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दी, लाइक पार्टीज, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, नॉर्मल कैंपस लाइफ। लेकिन एक चीज थी जो क्रिस कभी नहीं छोड़ता था, वो थी रनिंग। अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो कैंपस के बाहर वाले जंगल में रोज प्रैक्टिस करने चले जाता था क्योंकि आगे जाके उसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना था। और ऐसे ही एक दिन क्रिस अपने रूम में बैठकर बाइबल पढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। क्रिस तुरंत इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अगली सुबह जब वो जंगल में रनिंग के लिए जाता है तो उसको फिर एक बार वही आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो, लेकिन इस बार भी उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। एंड फिर से क्रिस इस चीज को इग्नोर कर देता है। और इसी बीच जेनेसियो में एक तोबा पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है। तोबा यानी द ओल्डर ब्रदर एसोसिएशन पार्टी कॉलेज का एक ट्रेडिशनल सोशल इवेंट था जहाँ पे स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं और कॉलेज लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिस को इस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि क्रिस बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग था। वो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट बनकर आया था और अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता था। कहीं ना कहीं उसको अपने डैड को प्रूव करना था कि वो इस मौके के लायक है और इसी वजह से पार्टीज और ऐसी चीजें वो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर मानता था। लेकिन उसका दोस्त जेफ उसे कन्विंस कर लेता है पार्टी में जाने के लिए और आखिर में क्रिस पार्टी में चला भी जाता है। पार्टी के दौरान भी क्रिस ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं होता और थोड़ा अलग ही रहता है। फिर अचानक जब वो खिड़की के पास खड़ा होता है उसे ऐसे लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। क्रिस की नजर विंडो के बाहर जाती है और उसे वहाँ एक ब्लैक शैडो जैसी फिगर दिखाई देती है। उसी वक्त उसका फ्रेंड जेफ, जो फोटोग्राफी का काफी शौक रखता था, पीछे से क्रिस की एक फोटो ले लेता है। इस इंसिडेंट के बाद क्रिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और बिना कुछ कहे तुरंत वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। जेफ भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। काफी देर बाद क्रिस उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो और आज उसने विंडो के बाहर किसी को देखा भी है। जेफ उसकी हर एक बात ध्यान से सुनता है और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। फिर एक रात क्रिस अपने रूम में बैठकर टाइपराइटर में कुछ लिख रहा होता है, तभी एक बार उसे फिर वो आवाज सुनाई देती है, जैसे उसका कोई नाम लेकर बुला रहा हो। क्रिस तुरंत भागकर बाहर जाके देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वापस अपने रूम में लौट आता है और जैसे ही उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है वो एकदम से रुक जाता है। टाइपराइटर पर कैपिटल लेटर्स में सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, क्रिस। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है लेकिन वो अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करता है और सोचता है कि शायद मैंने ही गलती से लिख दिया होगा। इसके बाद क्रिस हेडफोन्स लगा लेता है ताकि उसे वो अजीब आवाजें सुनाई ना दे और फिर से टाइपराइटर में लिखना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद हेडफोन्स के अंदर से भी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई बार बार उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। और फिर क्रिस की नजर रूम में एक कोने पर पड़ जाती है। वहाँ उसे वो सेम ब्लैक शैडो फिगर दिखाई देती है। उसे देखते ही क्रिस जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त जेफ रूम में भाग कर आता है। क्रिस की ये हालत देखकर जेफ भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। कुछ देर
बाद जब क्रिस थोड़ा शांत हो जाता है, वो जेफ को सारी सिचुएशन बताता है और उससे एक बात कहता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये सारी बातें वो किसी को ना बताए, क्योंकि अगर ये सारी बातें और स्टूडेंट्स को पता चलेंगी तो सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बुली करना शुरू कर देंगे। जेफ उसकी सारी बात समझता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ ही दिनों में जेफ को पता चलता है कि एड और लॉरेन वॉरेन उनके कॉलेज में लेक्चर देने आने वाले हैं। और हाँ, ये वही एड और लॉरेन वॉरेन थे जिन्हें एनाबेल, कॉन्जरिंग जैसे पैरानॉर्मल केसेस की वजह से जाना जाता था। ये 1980s का दौर था और उस वक्त वॉरेन कपल काफी ज्यादा फेमस थे। वो अक्सर अलग अलग कॉलेजेस में जाकर पैरानॉर्मल फिनोमेना और अपने इन्वेस्टिगेशन के केसेस के बारे में जाके लेक्चर देते थे। जेफ किसी तरह क्रिस को भी कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ जाके ये लेक्चर अटेंड करे। लेक्चर के दौरान एड और लॉरेन वॉरेन कई टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, अकल्ट प्रैक्टिसेस, ओजा बोर्ड, स्पिरिट्स और उनसे जुड़ी कई अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। जेफ उनकी सारी बातों के नोट्स बना रहा होता है, लेकिन क्रिस उनकी बातों में कहीं ना कहीं खो सा जाता है। लेक्चर के दौरान वॉरेंस ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए काफी मीडियम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी तरीके से भी उनको इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक इससे किसी तरीके का इन्विटेशन या फिर अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है, जिसका रिजल्ट हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। अब लेक्चर खत्म होने के बाद बाकी स्टूडेंट्स की तरह क्रिस भी लॉरेन वॉरेन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही क्रिस उनके सामने पहुंचता है, लॉरेन उससे हाथ मिलाने से मना कर देती है। वो अचानक से थोड़ी घबरा सी जाती है और क्रिस से सिर्फ इतना कहती है, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकती। अब उस पल क्रिस को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है कि जिस चीज को क्रिस इतने दिनों से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, शायद अब वो उसके सामने आने वाली थी। इस इंसिडेंट के बाद क्रिस धीरे धीरे सबसे अलग होने लगता है। वो अपने दोस्तों से भी कटने लगा था और हर गुजरते दिन के साथ उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। फिर एक रात क्रिस और उसका रूममेट पॉल अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी अचानक 3 बजे के आसपास क्रिस का टेप रिकॉर्डर अपने आप बजने लगता है। क्रिस उठकर उसे बंद करता है और वापस जाके अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो टेप रिकॉर्डर अपने आप खुद बजने लगता है। क्रिस फिर से उसे बंद करता है और वापस अपने बेड पर आने लगता है और तभी पॉल के सामने वही सेम ब्लैक फिगर नजर आती है, एक आदमी जैसा शैडो जिसके लंबे बाल थे। उस पल पॉल इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उस पल उसको अपने ही रूम में रहना नामुमकिन लग रहा था। इस इंसिडेंट के बाद पॉल सिर्फ रूम ही नहीं, कॉलेज छोड़कर भी चला जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर देता है। और इसके बाद पॉल का कोई नामो निशान नहीं है, ना उसने कभी क्रिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और ना ही उस इंसिडेंट के बारे में किसी को फिर पता है। पॉल के जाने के बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे क्रिस से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं और सच कहे तो इसकी वजह भी वैलिड है। जो भी उसके साथ हो रहा था उसका किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन एक इंसान था जो हर हाल में इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, जेफ। और इसके पीछे भी एक वजह थी। जब जेफ मात्र 15 साल का था तब न्यूज़पेपर बांटते वक्त उसने एक ऐसे आदमी को देखा था जिसका एक्सीडेंट में पहले ही डेथ हो चुकी थी। और उस इंसिडेंट के बाद से ही जेफ के अंदर लाइफ और डेथ को लेके एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी और शायद इसी वजह से वो क्रिस के केस को काफी ज्यादा सीरियस ले रहा था और हर चीज को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब पॉल के जाने के बाद क्रिस के लिए उस रूम में अकेला सोना नामुमकिन था, इसलिए वो कभी किसी हॉल में या फिर कहीं और जाके रात गुजारने लगा। लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ना वो अपने रूम में चैन से सो पा रहा था और ना ही बाहर उससे ठीक से नींद आ रही थी। उसकी नींद लगभग खत्म सी हो चुकी थी। रूम चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज कोई रूम अवेलेबल ही नहीं था उस टाइम। और पॉल की तरह वो कॉलेज छोड़कर नहीं जा सकता था, उसके ऊपर स्कॉलरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके फादर की एक्सपेक्टेशन थी और शायद इस वजह से उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। इसके बाद जेफ के दिमाग में एक और बात आती है। उसे लगता है शायद क्रिस के पीछे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है और शायद उसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहता है। ये आइडिया उसे लॉरेन वॉरेन के लेक्चर से आता है। क्रिस ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जेफ को मना नहीं कर सका और उसी रात क्रिस अपने रूम में अपने घुटने आगे रखकर और हाथ सामने रखकर उस एंटिटी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। जैसे ये सब शुरू होता है, अचानक रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है। जेफ प्रूफ के लिए लगातार फोटोज ले रहा होता है। पूरे रूम में एक अजीब सा सन्नाटा और अनईजीनेस फैल जाती है। उस रात वहाँ पे कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों बाद जब जेफ उन फोटोज को डेवलप करता है तो
उनमें से एक फोटो देखकर वो खुद हैरान हो जाता है। रूम के एक कोने में उसे एक स्केलेटन जैसा एक फिगर दिखता है। जब जेफ ये फोटो क्रिस को दिखाता है तो क्रिस उसे कहता है कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जेफ इस बात को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने दूसरे दोस्तों को भी इस बारे में बताना शुरू कर देता है और ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरफ फैल जाती है और सारे स्टूडेंट उसको घोस्ट बॉय कहकर चिढ़ाने लगते हैं। उसका मजाक उड़ाया जाना शुरू हो जाता है और इन्हीं सबके बीच क्रिस काफी ज्यादा अकेला पड़ जाता है। लेकिन एक इंसान था जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती है, लिंडा। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान लिंडा अपनी जिंदगी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती है जो उसने कभी किसी को बताया नहीं था। लिंडा बताती है कि कुछ साल पहले वो कुछ लड़कियों के साथ कैंपेन करने गई थी, लेकिन वहाँ एक थंडरस्टॉर्म के दौरान उसकी आंखों के सामने 2 लड़कियों की मौत हो जाती है। उस घटना ने उसे इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया था कि वो आज भी उस चीज को भूल नहीं पाई है। वो हादसा 4 जुलाई को हुआ था और इसी वजह से वो स्पेसिफिक डेट से भी डरती है। लिंडा ने ये बात किसी से कभी शेयर नहीं करी थी, लेकिन क्रिस को एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेला नहीं है, उसने अपनी जिंदगी का ये सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करा था। इसके कुछ वक्त बाद जेफ क्रिस के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वो मानता है कि अनजाने में ही उसकी इस गलती की वजह से क्रिस को काफी बुली का सामना करना पड़ा। क्रिस उसे माफ भी कर देता है और उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि आज के बाद ये सारी बातें सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहेंगी। इस दौरान जेफ उसे कहता है कि अगर बार बार हम इस एंटिटी का जिक्र करते हैं तो क्यों ना हम उसके लिए एक कोड नेम रख दें। पता नहीं किस वजह से, लेकिन क्रिस तुरंत कहता है लेट्स कॉल हिम टॉमी, और इस नाम को याद रखना क्योंकि कहानी के एंड में इस नाम का काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन सामने आएगा। उस रात जेफ अपने रूममेट्स को कन्विंस कर लेता है कि वो क्रिस को 1 या 2 दिन रूम में ही सोने दें, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिस अपने ही रूम में अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस रात जब क्रिस सो रहा होता है तो लगभग 1:30 बजे के आसपास उसे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ के जोर से खींच दिया। क्रिस जोर से चीख कर उठता है और उसके साथ उसके कमरे में मौजूद लोग भी उठ जाते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कॉलेज के स्टूडेंट उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। धीरे धीरे इसका असर उसकी पढ़ाई पे भी पड़ता है, उसके ग्रेड्स गिरने लगते हैं। वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था, हर वक्त डर, हर वक्त एंजाइटी। उसकी जिंदगी में अभी सिर्फ एक ही चीज थी जो सही से चल रही थी, रनिंग। लेकिन एक सुबह जब क्रिस हमेशा की तरह जंगल में रनिंग करने जाता है तभी अचानक फिर से उसका कोई नाम लेकर पुकारता है और इस बार उसे वही सेम एंटिटी जंगल में नजर आती है। उसके सामने वो ब्लैक फिगर एंटिटी खड़ी हो जाती है। उस दिन के बाद क्रिस रनिंग करना भी बंद कर देता है। क्रिस के पास बचपन में एक टेक्निक थी, जब भी वो डरा या फिर ओवरवेल्म फील करता था तब वो अपनी आंखें बंद कर देता और फिर एक स्टेप पीछे लेता था और 1 से 10 तक काउंटिंग करता था। इससे वो खुद को शांत कर लेता था। लेकिन अब क्रिस की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये टेक्निक भी काम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार कैंपस में जो चर्च था जहाँ पे स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए जाते थे, क्रिस वहाँ फादर चार्ल्स से मदद मांगने पहुँचता है क्योंकि इस वक्त उसे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होता है। जब फादर चार्ल्स ने क्रिस की बात सुनी तो उन्हें लगा कि वो कोई ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि आज तक कोई भी स्टूडेंट उनके पास ऐसी सिचुएशन लेके आया ही नहीं था और वो खुद भी घोस्ट या फिर पैरानॉर्मल जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। लेकिन जब क्रिस रोते रोते अपनी पूरी सिचुएशन बताता है तो फादर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। उसी रात फादर चार्ल्स क्रिस के रूम में आते हैं। वो रूम में होली वाटर छिड़ककर ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं और उसी दौरान उन्हें भी महसूस होता है कि अचानक रूम का टेम्परेचर गिर गया है। उन्हें भी एक अजीब सी अनइजीनेस फील होती है, एक अजीब सा महसूस होता है, लेकिन ये वो बात क्रिस को नहीं बताते। और उस रात काफी दिनों बाद क्रिस चैन की नींद सोता है और अगली सुबह वो रनिंग के लिए भी जाता है। इस इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे क्रिस की लाइफ दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है, वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लगने लगता है, लोगों के साथ दोबारा सोशलाइज करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो फिर से वही क्रिस बन जाता है जो कॉलेज के पहले दिन आया था। ऐसे ही एक रात क्रिस के रूम में सब लोग चिल कर रहे होते हैं। जेफ, बेक और लिंडा सब लोग वहीं पर बैठे होते हैं। फिर अचानक बेक के कपड़ों में एक ड्रिंक गिर जाती है और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है। जैसे ही बेक अपने रूम के मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने आप को देखती है, उसको अपने पीछे वही ब्लैक फिगर नजर आती है और वो एंटिटी तेज से चिल्लाती है और उसी वक्त बेक
ट्रांस स्टेट में चली जाती है। इधर बाकी लोग उसका क्रिस के रूम में वेट कर रहे होते हैं। काफी देर तक बेक वापस नहीं आती तो क्रिस और जेफ उसको ढूंढने के लिए उसके रूम में जाते हैं। वहां जाके वो देखते हैं कि बेक जमीन पर पड़ी हुई है और रो रही है। जब उसको होश आता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहती है, मैंने किसी को देखा जो बार बार क्रिस का नाम पुकार रहा था। ब्लेसिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि क्रिस पर से खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये एंटिटी क्रिस के फ्रेंड्स को ही परेशान करने लगी थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज के मेंटेनेंस स्टाफ के साथ भी कुछ अजीब सी घटना होती है और एक शाम लिंडा को अचानक ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दबा दिया हो। वो जोर से चिल्लाने लगती है और सब लोग उसके रूम में पहुंचते हैं और जेफ उस सारी सिचुएशन की फोटोज भी लेता है, लेकिन उस फोटोज में कुछ भी विजिबल नहीं होता और अब क्रिस की मेंटल हेल्थ फिर से खराब होने लगती है। एक दिन क्रिस शावर ले रहा होता है और तभी अचानक कोई फोर्स उसको पीछे से अटैक करती है। क्रिस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जेफ दौड़ के उसके पास आता है और देखता है कि क्रिस बाथरूम के फ्लोर पर गिरा हुआ है। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उसके पीठ पर 3 लंबे नाखून से निशान बने हुए थे, बिल्कुल फ्रेश। लेकिन इसके बाद जेफ बिना टाइम वेस्ट करे उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। अब फाइनली क्रिस के पास कोई चारा नहीं बचता। इस पॉइंट पर वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो फाइनली अपने डैड को कॉल करके हेल्प मांगता है। अब क्रिस के फादर के लिए ये सब सुनना बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि वो घोस्ट या फिर पैरानॉर्मल चीजों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे और यही बात उन्होंने बचपन से ही क्रिस को भी सिखाई थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटे की ये हालत देखी और उसकी बातें सुनी, तब वो उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक रात उसके साथ ही रहेंगे। उस रात वो क्रिस को सुला देते हैं और पूरी रात जाग कर वहीं पर बैठे रहते हैं ताकि देख सकें कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक रात के करीब 3 बजे रूम का टेम्परेचर गिर जाता है और क्रिस के फादर को एक अजीब सा डर और अनइजीनेस फील होती है, लेकिन उसके अलावा उस रात कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस और उसके फादर रनिंग के लिए जाते हैं और उसी दौरान उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ अजीब सा फील होता है। वहाँ की जमीन बाकी जगह से ज्यादा सख्त लग रही थी। जब वो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक मेमोरियल मिलता है जिसके ऊपर पार्कर बॉयड लिखा होता है, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये पार्कर बॉयड आखिर है कौन। उस दिन क्रिस के फादर वापस अपने घर चले जाते हैं और जाने से पहले क्रिस को सिर्फ एक ही एडवाइस देते हैं कि वो अपना रूम बदल ले। दूसरी तरफ जेफ लाइब्रेरी में बैठकर एरी हॉल की हिस्ट्री निकालने की कोशिश करता है। वो पता लगाना चाहता था कि इस जगह का कोई डार्क पास्ट है क्या। रिसर्च करते करते उसे पता चलता है कि इस एरिया में रेवोल्यूशनरी वॉर हुई थी जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी और उसी दौरान उसे ये बात भी पता चलती है कि जो मेमोरियल क्रिस को मिला था वो असल में 2 लोगों को डेडिकेट किया गया था। पहला नाम था थॉमस पार्कर और दूसरा नाम थॉमस बॉयड। रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान माइकल पार्कर एक सर्जन था जो कि थॉमस बॉयड की कंपनी में काम करता था और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि थॉमस बॉयड का निकनेम टॉमी था और अगर आपको याद हो तो क्रिस ने बिना रीजन के उस घोस्ट का कोड नेम टॉमी रखा था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जब जेफ और डिटेल्स निकालता है तो पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान थॉमस बॉयड अपने ट्रूप्स के साथ सेनेका नेटिव अमेरिकन एरिया में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था जो कि जेनेसियो के बाहर ही था, लेकिन वहाँ थॉमस बॉयड ऑर्डर्स के खिलाफ जाते हैं और अपने साथ ज्यादा ट्रूप्स लेकर निकल जाते हैं। इसी दौरान नेटिव अमेरिकन उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सिर्फ थॉमस को ही नहीं उनके साथ मौजूद सारे ट्रूप्स को मार दिया जाता है। थॉमस को जिंदा पकड़ लिया जाता है और उसके साथ इतना ज्यादा ब्रूटल टॉर्चर होता है कि आज भी उस जगह का एक पेड़ टॉर्चर ट्री के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो टॉर्चर ट्री आज भी प्रेजेंट टाइम पे मौजूद है और वो वही जगह थी जहाँ पे क्रिस रोज रनिंग करने जाता था। I mean, इट्स पॉसिबल कि जिस जगह थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भागा होगा उसी जगह क्रिस को रोज दौड़ते हुए देखकर कहीं ना कहीं उसने अपनी रिफ्लेक्शन उसमें देखी होगी। सो बेसिकली थॉमस की आत्मा शायद अपना दर्द बताना चाहती हो और हो भी सकता है कि शायद वो क्रिस से हेल्प मांग रही हो। सो इसके बाद जेफ और क्रिस डिसाइड करते हैं कि वो इस एंटिटी के पास जाकर उससे बात करेंगे। 11 अप्रैल 1985 को जेफ और क्रिस मिलकर रूम में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। थॉमस को इनवाइट करना शुरू करते हैं और रूम के बाहर चले जाते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग 15-20 मिनट वहीं पर छोड़कर। जब वो रूम में वापस आते हैं तो रिकॉर्डिंग में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जेफ को उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं समझ आता, लेकिन क्रिस को क्लियरली सुनाई दे रहा होता है कि कोई उसे कह रहा है
प्लीज हेल्प मी। ये सुनने के बाद क्रिस काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसी दिन वॉशरूम में उसकी मुलाकात क्रेग से होती है और क्रेग उसे इंस्पायर करता है कि वो अपनी सिचुएशन से भागे नहीं, बल्कि वंस एंड फॉर ऑल इस चीज का सामना करे। और फिर अगले दिन क्रिस उसी ट्री के पास पहुंच जाता है। वो थॉमस को बुलाता है और उसके अकॉर्डिंग थॉमस उसके सामने आ भी जाता है। वहीं पर क्रिस अपनी बचपन वाली टेक्निक यूज करता है। वो आंखें बंद करता है, एक स्टेप पीछे लेता है और 1 से 10 तक काउंटिंग शुरू करता है। और साथ ही वो थॉमस से कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और अब तुम मुझे परेशान मत करो। उसके बाद क्रिस ये भी कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए तुम फॉरगिवन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो। फिर वो आंखें बंद करके दोबारा 1 से 10 तक काउंटिंग करता है और एक तेज हवा के झोंके के साथ जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। इसके बाद क्रिस की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एक चीज इसके बाद नोटिस की गई कि वो अचानक अपने दोस्तों से दूर हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद क्रिस काफी ज्यादा बदल चुका होता है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसने रनिंग हमेशा के लिए छोड़ दी। और फिर इस केस में एक और मिस्ट्री सामने आती है। क्रिस की मदर को पता चलता है कि उनके एंसेस्टर्स वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले थॉमस की डेड बॉडी को ढूंढा था। तो कहीं ना कहीं थॉमस की आत्मा का कनेक्शन क्रिस से पहले ही था और शायद इसी वजह से वो उसके पीछे आई थी फॉर सीकिंग हेल्प। इस केस पर नेटफ्लिक्स पर भी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, जहां इस इंसिडेंट से जुड़े रियल लोगों ने अपनी कहानी और एक्सपीरियंस को शेयर करा। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगी कि आप वो जरूर देखें। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर आप क्रिस की जगह होते और अगर कोई रोज आपका नाम लेकर बुलाता लेकिन वहां पे कोई नहीं होता, तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आज की स्टोरी डिस्टर्बिंग लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं एक ऐसा केस कवर करने वाली हूँ जिसका नाम है द हाउस मर्डर्ड मी। और यकीन मानो ये कहानी इससे भी ज्यादा डार्क, ज्यादा डिस्टर्बिंग और ज्यादा डरावनी है। डोंट मिस द नेक्स्ट वन।